नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आज हम आपका क्लास कक्षा 10वीं का हिंदी का जो तीसरा चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखे, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। भाई हम सोचे हैं कि आपको क्या करें कि 12 दूना 24 चैप्टर है, तो इसको 20 दिन के अंदर, 20 से 22 दिन के अंदर में खत्म कर दिया जाए और आपको पूरे जो है हिंदी, इस पूरे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन शॉट में दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा भाई। मतलब एक दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म और 10, ये तो 2 चैप्टर हो गया, मतलब 20 दिन, आज से लेकर के 20 दिन के अंदर पूरा हिंदी खत्म। ठीक, तो चलिए भाई लोग, अगर होगा तो वन शॉट में करेंगे। गद्य खंड तो अभी हो रहा है भाई, तो गद्य खंड में 2 चैप्टर हो गया, 10 चैप्टर बचा, 10 दिन इधर लगेगा और उसके साथ सोच रहे हैं कि वन शॉट में जो है काव्य खंड खत्म कर दे। ठीक, तो चलिए भाई लोग, गद्य खंड को 10 दिन लगातार चलने देते हैं। ठीक है भाई लोग, और आप लोगों का जो सिलेबस है वो इंड करेंगे भाई, ये जिम्मेदारी हमारी है और आप लोग अच्छे मार्क्स लाए एग्जाम में, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, क्योंकि भाई लोग आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे तो सिर्फ हमें ही खुशी नहीं मिलेगी, आपके घर में जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको भी खुशी मिलेगी। ठीक, तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्लास, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर का क्या नाम है भाई लोग? भारत से हम क्या सीखें। ये चैप्टर आप लोग बताइए कि ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखें, हम क्या सीखें। ये चैप्टर किस भाई, ये चौथा चैप्टर लग रहा है, तीसरा चैप्टर होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते, चौथा है। मतलब भारत से हम क्या सीखें, ये कौन सा है? तीसरा चैप्टर। ठीक, तो क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, ये चैप्टर का नाम है। तो चलो भाई लोग, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई लोग, ये जो चैप्टर है ये किनके द्वारा लिखा गया है? मैक्स मुलर जी के द्वारा। इनके रचनाकार कौन हो गए हैं? मैक्स मुलर। तो रचनाकार में दे देंगे मैक्स मुलर जी। ठीक, रचनाकार मैक्स मुलर जी। मैक्स मुलर का जो है रचनाकार है इनके। जब इनके बारे में हम इनके बारे में अभी इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, तो इनके बारे में, इनका जन्म भी आप लोग नोट कर लीजिए, इनका जन्म भी आपको मालूम रहना चाहिए और इनकी मृत्यु अगर दिया होगा तो इनकी मृत्यु भी मालूम होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ इनके माता जी का क्या नाम है और इनके पिताजी का क्या नाम है, दोनों चीज मालूम होना चाहिए। ठीक, तो ये सब बातें आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसके साथ आपको आएगा क्या भाई लोग, इसके साथ लेखक परिचय में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता रहे हैं पहले। इसके साथ आएगा कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखे, इम्पोर्टेंट बुक हो जाएगा, इम्पोर्टेंट बुक। ठीक, तो इम्पोर्टेंट बुक को भी देखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट बुक कौन कौन से लिखे इन्होंने, उस बुक को भी देखना पड़ेगा। यानी कि महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं भी इनकी देखनी पड़ेगी, महत्वपूर्ण रचनाएं। तो चलिए फटाफट से आप लोग, बुक है तो बुक लेकर के बैठ जाइए, नहीं तो हमारे पास बुक है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और भाई इतना तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और रचना से क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए कह रहा है मैक्स मुलर जी है किसके रचयिता? भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर के रचयिता कौन है? मैक्स मुलर जी। भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर के रचयिता है मैक्स मुलर जी। तो मैक्स मुलर जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए अब क्या है मैक्स मुलर जी के बारे में जानकारी। कह रहा है विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक, इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के देसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में हुआ था। भाई इनका पूरा नाम, मैक्स मुलर का पूरा नाम आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, फ्रेडरिक। फ्रेडरिक अगर क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ से भाई क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ये इनका पूरा नाम था। ठीक, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इसके साथ साथ इनकी जो जन्म हुई थी, कब हुई थी? 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में कहाँ हुई थी? जर्मनी के देसाउ नामक स्थान पर हुआ था। तो 6 दिसंबर 1827 ईस्वी, 1827 ईस्वी जर्मनी में। मैं कोष्ठक में लिख देते हैं कहाँ पर हुआ था वो चीज। ठीक, तो कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के देसाउ नामक नगर में हुआ था। जर्मनी के देसाउ में डायरेक्ट लिख देते हैं, जर्मनी के देसाउ में।
के देसाऊ में, देसाऊ नगर में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए भाई, एक क्वेश्चन मतलब यहाँ से जो मूल बात निकल के आया वो एक लाइन पर है। एक लाइन में देखो भाई 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कह रहा है कि इतना में हुआ था जन्म। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेम मूलर नहीं रहे, मतलब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई जब ये 4 वर्ष के हुए। तो इनके पिता, ये 4 वर्ष के हो गए मैक्स मूलर जी, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी कौन थे? तो विहेल्म मूलर। विहेल्म मूलर जो है इनके पिताजी थे। विहेल्म मूलर इनके पिताजी थे। मैक्स मूलर के 4 वर्ष होने पर क्या हो गया? मैक्स मूलर के 4 वर्ष जब हो गए तब इनकी मृत्यु हो गई। मतलब मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे उस टाइम? मैक्स मूलर उस टाइम थे 4 वर्ष के। ठीक, मैक्सूलर लिख दिए भाई, मैक्स मूलर उस टाइम थे भाई 4 वर्ष के। मैक्स मूलर उस टाइम 4 वर्ष के थे। तो आराम से देखिए 4 वर्ष लिख देते हैं। उस टाइम मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे। मतलब इन्हें जो है बचपन में ही पिताजी को खोना पड़ गया था। ठीक, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि जब पिताजी ही नहीं रहे तो इनकी स्थिति तो दयनीय होनी ही थी। तो जब मैक्स मूलर के 4 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी विहेल्म मूलर नहीं रहे, इस दुनिया से सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, मतलब बहुत ही गिर गई। ठीक, फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, शिक्षा इनकी रुकी नहीं, मैक्स मूलर की शिक्षा चलती रही। ये भाई मृत्यु में लिख दिए भाई, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। पिताजी थे, हम मृत्यु में लिख दिए तो इनको मिटा देते हैं। पिताजी थे इनके ना विहेल्म मूलर। भाई ऑनलाइन मोड है तो यहाँ पर आप तो बता भी नहीं सकते हैं भाई, यहाँ गलती लिख दिए आप। तो 4 वर्ष के जब मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के थे उस टाइम इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ये बात हो गया भाई। तो पिताजी विहेल्म मूलर जी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए। और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है बाधित नहीं हुई थी। और इसके साथ बचपन में ही हुए संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। बचपन में ही जर्मनी में ग्रीक भाषा में निपुण हो गए और लैटिन भाषा में भी, ये लैटिन भाषा भी सीख गए और ग्रीक भाषा भी सीख गए बचपन में ही। ठीक, जब ये दोनों भाषा सीख गए तथा लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे, बचपन से ही इन्होंने कविताएं भी लिखनी स्टार्ट कर दी। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। भाई देखो, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमारे भारत में अब हमारी संस्कृति गिरती जा रही है, लेकिन वही दूसरी देश जर्मनी में हमारी संस्कृति के संस्कृत भाषा को पढ़ाया गया। भाई देखो कितना हमारा देश की संस्कृति गिरता जा रहा है। संस्कृत हमारे देश में पढ़ाई अब लगभग नहीं के बराबर हो रही है। बस 10th तक, हमारे बिहार में तो बस 10th तक विद्यार्थी को जबरदस्ती संस्कृत पढ़ाया जाता है, उसके बाद संस्कृत पढ़ाना छोड़ देता है। तो ये हमारे देश की बहुत ही कमजोरी है। हमारे देश से मतलब विदेश में जो है संस्कृत पढ़ाया जा रहा है और हमारे देश में संस्कृत का कोई जगह नहीं है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद बात है। आप लोग इस पर जोर दीजिए कि भाई संस्कृत होना चाहिए, जबकि संस्कृत जो है हमारे देश की भाषा है, पुराणों की भाषा है संस्कृत। वेद पुराण में संस्कृत लिखा हुआ है, लेकिन वही संस्कृत अब विलुप्त होते जा रहा है और विदेश अपना संस्कृत पढ़ते जा रहा है। ठीक, इस सब बात पर ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग को आगे आना पड़ेगा भाई। तो देखिए संस्कृत भी इन्होंने आरंभ कर दिया सीखना, संस्कृत का सीखना आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश भाई ये अपने भारत की एक लिखी हुई ग्रंथ है हितोपदेश, जो कि नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है हितोपदेश। उसका अनुवाद उन्होंने किस में कर दिया? जर्मनी में कर दिया भाई। और जो जहां तक की बात है कि हितोपदेश जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है और उस हितोपदेश को क्या किया उन्होंने जर्मनी में अनुवाद करवा दिया मैक्स मूलर जी ने। सोचो भाई, हमारी जो संस्कृति है वो विदेशों में पढ़ी जा रही है लेकिन हमारे देश से हटी जा रही है।
अपनी संस्कृति पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। तो उन्होंने अनुवाद करके प्रकाशित करवा दिया, किसका, हितोपदेश का, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। भाई ये कठ और केन ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उपनिषद भाई, उपनिषद ग्रंथ जो होता है वो हमारे भारत से ही निकल रहा है। तो कोई भारत से विदेश पढ़ रहा है, लेकिन जो चीज भारत से विदेश में जाकर के पढ़ा जा रहा है वही चीज भारत के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। भारत के लोग भारत में ही उस चीज को क्यों नहीं पढ़ रहे, उसी चीज को पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। भाई क्या करोगे आप लोग, भारत में ही भारत के ग्रंथ को पलट कर देखो, इतना चीज निकलेगा ना भाई। उस टाइम में भाई, उस टाइम में जब आप लोग को पता होगा कुंभ का मेला कितने समय से लगता आ रहा है। कुंभ का मेला 11 वर्ष पर लगता है, 11-12 वर्ष पर शायद लगता है। लेकिन कुंभ का मेला लगने के बाद क्या होता है, कुंभ का मेला जो है हमारे यहाँ बहुत समय पहले से लगता है। उस चीज को अब जो है वैज्ञानिक सब अब पता लगा है कि कुंभ का मेला बृहस्पति ग्रह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन उस टाइम में, उसी टाइम में जो है बृहस्पति ग्रह के उपलक्ष्य में मनाया जाता था कुंभ का मेला। कुंभ का मेला इसलिए मनाया जाता है कि बृहस्पति ग्रह जो है वो क्षुद्र ग्रह को हमारे पृथ्वी पर गिरने नहीं देता है, और उसी को खुश करने के लिए जो है कुंभ का मेला लगता है। और उस बात को अब वैज्ञानिक सब समझे। हमें तो लगता है भाई वो वैज्ञानिक भी समझे होंगे तो हमारे ग्रंथ से, या फिर अगर दिमाग लगाया होगा तो फिर भी वहीं पर आकर के अटकता है हमारे ग्रंथ पर। तो हमें अपने ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। ठीक, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अनुवाद कर दिया मेघदूत। मेघदूत भी भाई अपने भारत की ग्रंथ है, उसका भी जर्मन में अनुवाद कर दिया भाई। लो, मेघदूत का भी जर्मन में अनुवाद कर दिया। भाई जितना भी अनुवाद उठाया गया है ना, सब अपने भारत के ग्रंथ का अनुवाद कर दिया। क्योंकि इन्होंने संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत के विख्याता हो गए, तो उसको क्या किए, जर्मनी में अनुवाद कर दिए और जर्मनी में प्रकाशित करके आराम से रुपया लूट रहे हैं, कमा रहे हैं। क्योंकि ये इनके पिताजी की मृत्यु के बाद इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, तो इनके पास कोई चारा नहीं था। अब वही देखिए भाई, हमारे जो ग्रंथ हैं उसी से अब कई देश विदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे होते जा रहे हैं। तो इस सब बात को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई कि 18 साल की उम्र में किस विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय। तो एक क्वेश्चन और बनेगा कि इन्होंने कब संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर लिख देते हैं भाई, संस्कृत का अध्ययन इन्होंने 18 वर्ष में प्रारंभ कर दिया था। 18 वर्ष में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और विश्वविद्यालय कौन सा था, विश्वविद्यालय था लिपजिंग, लिपजिंग विश्वविद्यालय था, लिपजिंग, लिपजिंग विश्वविद्यालय था, जहां से इन्होंने क्या किया, संस्कृत का अध्ययन किया था, लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए भाई चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। और आपको बता दें कि इन्होंने जिस जिस का अनुवाद किया तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। मेघदूत, हितोपदेश, इस टाइप के जो ग्रंथ थे, उपनिषद थे हमारे भारत के, इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हितोपदेश, उपनिषद और मेघदूत, इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जिनका अनुवाद जर्मन भाषा में किया गया था मैक्स मुलर जी के द्वारा। तो आप लोग को इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए चूंकि बोर्ड में उतना जगह नहीं है तो हम उतनी बातें नहीं लिख सकते हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक, आप लोग अपने कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक, मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे। मतलब उस टाइम जो विद्वान थे उसमें सबसे आगे थे मैक्स मुलर जी, उनको सबसे आगे माना जाता था जर्मनी में। ठीक, उन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। ठीक, अब वैदिक तत्व ज्ञान, भाई वेद तो हमारे भारत से निकला है, तो वेद तो भारत से निकला है और इसी से ज्ञान पा करके उन्होंने क्या किया, मानव तत्व का, मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। इसी को वैदिक ज्ञान को ही मानव, वैदिक हमारे वेद को ही मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना मैक्स मुलर जी ने। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। ये क्वेश्चन भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर जी को किन्होंने वेदांती का वेदांती, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। किनको, मैक्स मुलर को। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी
विवेकानंद जी ने इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए, नंद जी ने, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, जब महत्वपूर्ण रचना लिखेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा। विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को, किसको? मैक्स मुलर को, ये भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। वेदांतियों का भी वेदांती कहा। वेदांतियों का वेदांतियों का वेदांती कहा। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, अब चलिए भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। मतलब उन्होंने जो है, मैक्स मुलर जी जो है, जितना भी किताबें लिखी, वो लिखी ने उन अधिकतर किताबों का अनुवाद किया। ठीक, तो वो किताब कहाँ से लिया गया था? भारत से, क्योंकि उन्हें जो है संस्कृत भाषा में काफी ज्ञान हो गया था, और भारत में पहले जो पुराण थे, वेद पुराण थे, सभी संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक, संस्कृत हमारी बहुत ही पुरानी भाषा है, तो इसको बचा के रखना पड़ेगा भाई। देखिए, हम जहाँ पर अभी मिथिलांचल में रहते हैं, यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। ठीक, तो आप लोग को संस्कृत पढ़ना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं मिथिलांचल में। ठीक, तो देखिए, संस्कृत इन्होंने जानते थे। अब देखिए, उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप से लोगों के सामने प्रकट किया। मतलब भारतीयों के जो पूर्वज थे, उनके चिंतन राशि को प्रकट किया। मतलब जो वो चिंता करते थे, भारत के पहले जो पूर्वज थे, जो वो चिंता सोच रखे थे, उनको इन्होंने क्या किया? प्रकट किया, उनको उजागर किया। ठीक, और उजागर करने के बाद क्या हुआ? उनके प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने अश्रुबेन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। भाई, प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर जब विक्टोरिया रानी ने 1868 ईस्वी में मैक्स मुलर जी को पता चला कि हम मैक्स मुलर जी बहुत ही संस्कृत में विद्वान है, तो उन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद करने के लिए बुलाया था रानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में। उस टाइम भाई ऋग्वेद का अनुवाद करने के लिए मैक्स मुलर जी को बुलाया था। किस भाषा में? यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने के लिए। ठीक, तो आपको याद रखना पड़ेगा। कब ये बात भाई याद रखना? 1868 ईस्वी में रानी विक्टोरिया ने, क्योंकि 1857 ईस्वी में रानी विक्टोरिया थी, उस टाइम 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी, और उसी टाइम से 1868 ईस्वी में भी रानी विक्टोरिया ही वहां की रानी थी। कहाँ की? इंग्लैंड की। क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी को जो है बर्लिन की दीवार से दो आधा कर दिया गया था जर्मनी को। ठीक, तो इसलिए उस टाइम जो है उस पर शासन चलता था इंग्लैंड का, रूस का, अमेरिका का, फ्रांस का, लगभग 4-5 देशों का शासन चलता था उस टाइम जर्मनी में। ठीक, तो उस टाइम कौन बुलाता जर्मनी के इस मैक्स मुलर को? कौन बुलाता? तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। 1868 ईस्वी में इन्हें बुलाया और भारत के ऋग्वेद का अनुवाद यूनानी बोल रहे यूरोपीय भाषा में अनुवाद करवाया था। और उसी दिन से जो है साइंटिस्ट निकलने लगे भाई, उसी दिन से। और हमारी संस्कृति का यूज कर रहे हैं इंग्लैंड वाले, हमारी संस्कृति का यूज कर रहे हैं अभी इंग्लैंड वाले। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। और हम लोग इंग्लैंड वाले की संस्कृति पर चल रहे हैं, तो क्या मतलब संस्कृति हम बेच रहे हैं भाई। हमारी संस्कृति वो ले रहा है, उसकी संस्कृति हम ले रहे हैं, जबकि उसकी संस्कृति इतनी कचरामयी संस्कृति है, सोचो मत। अभी जब आप मार्केट में निकलोगे तो उसकी संस्कृति आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहना जाता था, लेकिन अब जींस टी शर्ट पहना जाता है। इस सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, तो यूरोपीय भाषा में इसका क्या क्या अनुवाद करवाया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई। किस भाषण को सुनकर? अश्वर्तन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ जो यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ, उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी।
मतलब मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दे दी। किसकी? नाइट की। मैक्स मुलर को किसकी उपाधि मिली थी भाई? नाइट की। नाइट की, यहाँ पर लिख देते हैं नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी विक्टोरिया ने, रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी मैक्स मुलर को। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है, रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी मैक्स मुलर को। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नाइट की उपाधि प्रदान की, किंतु यह ऐसी पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। ऐसी जो उपाधि दी मैक्स मुलर को बहुत छोटा लगा और तुच्छ लगा, और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भाई उपाधि तो दी, लेकिन जो है मैक्स मुलर को ये जो उपाधि मिली कुछ नहीं था इनके लिए, मतलब इन्होंने इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया, नहीं लिया। ठीक, तो हम भी इसको मिटा देंगे। दी थी विक्टोरिया रानी ने दी थी। क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट की उपाधि किसने दी मैक्स मुलर को? तो रानी विक्टोरिया ने। लेकिन यहाँ पर कांड कुछ और हो गया कि इन्होंने जो ऋग्वेद का अनुवाद किया तो इनको नाइट की उपाधि दी गई। इनका दिमाग ठनक गया, भाई हम इतने बड़े वेद का अनुवाद किए और वो भी यूरोपीय भाषा में, और हमको नाइट की उपाधि दिया जाएगा? हम नहीं लेंगे भाई, नाइट का उपाधि नहीं लेंगे। रख लो भाई, तू ही रख लो, विक्टोरिया तू ही रख लो नाइट की उपाधि, हम नहीं लेंगे। इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक, तो अब देखिए जब अस्वीकार कर दिया तो भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 में निधन हो गया। भाई इसको दिल से सलाम है। भारत के भक्त थे, संस्कृत के अनुरागी थे, और इनका निधन हो गया 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो इनका निधन यहाँ पर लिख दिया जाए 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। भाई सलाम है इस भारत भक्त को, इस भारतीय भक्त को सलाम होना चाहिए। भाई भारत के भक्त थे और संस्कृत के अनुरागी थे, और इनका निधन कब हो गया? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। ऐसा भारत भक्त अगर हमारे भारत में मिल जाए तो हमारी भारत की संस्कृति फिर से उजागर होने लगेगी, हमारी भारत की संस्कृति फिर से वापस आने लगेगी। जो संस्कृति हमारे यहाँ से चुरा करके ले गए हैं ये इंग्लैंड वाले, उससे छीन लिया जाएगा। तो अब हम लोगों को इनके जैसा बनना पड़ेगा, संस्कृत को समझना पड़ेगा। संस्कृत में इतनी बातें लिखी हुई है, इतनी बातें कि अगर हम संस्कृत को समझना स्टार्ट कर दें तो हम भारत से बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा। भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता था, और विश्व गुरु अब बनाना पड़ेगा, और विश्व गुरु बनाने के लिए अब आप लोगों को अपनी संस्कृति को पुनः वापस लाना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपनी संस्कृति को पुनः वापस लाने के लिए, और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब हम आपके एज के ही बंदे जो है भारत की संस्कृति को, भारत की भक्ति को ला सकते हैं, भारत की संस्कृति को पुनः वापस ला सकते हैं। तो इसके लिए अब हम लोगों को एकजुट होकर के भारत की संस्कृति को पुनः वापस लाना पड़ेगा। संस्कृत भाषा को समझना पड़ेगा। संस्कृत भाषा में इतने चीज लिखे गए हैं, संस्कृत के वेद पुराणों में इतने चीज लिखे गए हैं, अगर उसको जान ले तो पूरी दुनिया हमारे चरणों में माथा टेकेगी भाई, हमारे पैरों के नीचे माथा टेकेगी। तो इस बात को अब आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई। अब हम लोगों को अपना पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम लोगों को किसी दूसरे के संस्कृति में नहीं डूबना है, अपनी संस्कृति को उजागर करना है, क्योंकि हमारी संस्कृति कोई और ले जा रहा है, तो और कोई और अपना संस्कृति हमें थोप रहा है भाई। तो ये बहुत गलत बात है। चलो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। ठीक, प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भारत से हम क्या सीखे? इसका जो भाषांतर है वो किसने किया है? भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। भारत से भाई विश्व सीखता आ रहा है, और हम है कि दूसरे से सीख रहे हैं।
हमसे दूसरा लोग सीख रहा है और हम ही दूसरे के कल्चर को, घटिया कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। ये तो गलत बात है भाई, दूसरे की घटिया संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। उनके लिए यह भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। इस भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। मतलब नई पीढ़ी को जो है संस्कृति, अपनी संस्कृति को पहचानना पड़ेगा, अपनी सभ्यता को पहचानना पड़ेगा, भारत की नई पीढ़ी को। और भारत की नई पीढ़ी हम लोग, आप लोग हैं, ठीक। तो हम लोग आप लोगों को अब अपनी भारत की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसको पहचानना पड़ेगा और उस संस्कृति, उस सभ्यता को फिर से उजागर करना पड़ेगा। और ये जो काम है हमारे आपके कंधों पर है, किसी और के कंधों पे नहीं है, क्योंकि भारत की नई पीढ़ी अब हम लोग आप लोग हैं, ठीक। इस टाइम की नई पीढ़ी, वर्तमान में भारत की नई पीढ़ी बस हम और आप हैं और कोई नहीं है, ठीक। तो चलिए भाई लोग, लेखक परिचय हो गया। इसमें एक बात तो आप नोटिस किए होंगे कि इनकी माताजी का नाम अभी तक नहीं बताया गया। तो इनकी माताजी का नाम नहीं बताया गया, तो एक बार देख लेते हैं कि इनकी माताजी का नाम क्यों नहीं बताया गया। तो भाई इनके माताजी का नाम जो है बताया ही नहीं गया, तो इनके माताजी के नाम को हटा दिया जाए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण रचना इन्होंने रचना नहीं की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनुवाद किया था हमारे भारत के ग्रंथों का। तो जो ग्रंथ का अनुवाद किया था, जिस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम लिख दिया जाए जिसकी इन्होंने अनुवाद की थी, ठीक। तो अनुवाद में लिख देते हैं किसका अनुवाद किया थे, इन्होंने अनुवाद किया था किस किस ग्रंथ का, तो वो लिख दिया जाए, ठीक। तो अनुवाद क्या था इन्होंने, किसका किसका, हितोपदेश का, किसका, हितोपदेश का, हितोपदेश का अनुवाद किया था, ठीक। और इसके साथ साथ पहले तो वेद को दिया जाए तो ऋग्वेद का भी अनुवाद इन्होंने किया था, ऋग्वेद का, ठीक। इसके साथ साथ इन्होंने किसका अनुवाद किया था, उपनिषद का अनुवाद किया था, उपनिषद का, ठीक। उपनिषद का इन्होंने अनुवाद किया था। और एक और बुक थी, ध्यान कीजिए भाई, किसका अनुवाद किया गया था, एक और बुक थी मेघदूत, ठीक। मेघदूत का इन्होंने अनुवाद किया था, ठीक, मेघदूत, ठीक। तो भाई मेघदूत का भी इन्होंने अनुवाद किया था। तो ये बात भी आप लोगों को मालूम हो गया। तो फटाफट चलिए भाई लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं तो साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मतलब अब चैप्टर पर चलने वाले हैं और चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अभी तक कितना टाइम हो गया भाई, जो हमने अभी बताया आप लोगों को लेखक परिचय से, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर पर। यहाँ से ये बात आप लोगों को भाई ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। भारत से हम क्या सीखें, उससे पहले जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई लोग, हम भारत के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और बता रहे हैं आप लोगों को, भारत का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे इसका। तो आप लोग को भी मोटिवेशन के साथ आराम से भारत के बारे में यहाँ दिया गया है, वो भी कोई विदेशी आदमी ने बताया है, तो उसको तो पढ़ना भाई बनता है कि उसकी सोच क्या है, उसको तो देखा जाए। चलिए भाई लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा कि वह देश है भारत। देखिए इनकी सोच कहाँ तक थी, मतलब पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो है संपदा वाली जो देश है और प्राकृतिक सौंदर्य वाली जो देश है वो भारत है। इनकी ये सोच थी भाई, सलाम है इस बंदे को। भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है भाई, हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में जन्म लिए, भारत जैसे देश में जन्म लिए। भारत हमारी मातृभूमि, ये हम लोगों का सौभाग्य है, ठीक। तो भाई देखिए, यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर
उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, जो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूंगा। मतलब कितने साइंटिस्ट आए, कितने प्लेट का अध्ययन करने वाले आए, कितने जो है दार्शनिक आए, लेकिन उसमें जो है सबसे अच्छा था कौन? भारत के लोग। उसमें भी सबसे जो सब वहां भी जो निकलता था, जो अध्ययन होता था, वो भारत के लोग के ही द्वारा होता था। ठीक। और यदि यूनानी, रोमन और सिमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तक शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। भाई मैक्स मुलर जी कहते हैं कि अगर हमको मानवीय बनना है, अगला जीवन सुधारना है, तो हमें भारत के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भारत के साहित्य को पढ़ना चाहिए। भाई देखो हमारे भारत के साहित्य में इतनी पावर है कि दूसरा जन्म भी सुधार सकता है, फिर भी हम लोग अपने भारत के साहित्य ग्रंथ उपनिषद को नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत दुखद बात है, बहुत ही घृणा वाली बात है। मतलब ऐसा बात हो गया है भारत में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर जा रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा भाई, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? गांव और ग्रामवासियों में। ठीक, कहाँ? नागरिक और ग्रामवासियों में, नागरिक और बच्चों में, गांव पड़ोस में जो है, भारत के गांव में जो है सच्चे भारत की दर्शन होती है, सच्चे भारत के। ठीक, 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। मतलब भारत ऐसा चीज है जिसको पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए इन लोगों को, अलग से एक नेत्र चाहिए इन लोगों को भारत को देखने के लिए। ठीक, तो देखिए दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पठ किसी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। भारत में ऐसा इतना अवसर दिया जाएगा कि आप कोई विशेष विषय चुनकर अपना रुचि जो आपका जिस विषय में, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के सिस्टम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आप दूसरों की मामला सुलझाते हैं, जो समस्या आती है उसका समाधान करते हैं, तो इसके लिए भी आपको भारत ही आना पड़ेगा, क्योंकि भारत में इतना समस्या है कि आपको भारत पगला देगा भाई। मतलब जितना भी चीज है दुनिया में, और पूरे दुनिया में जितना चीज है, थोड़ा थोड़ा करके वो सब चीज अवेलेबल है भारत में। ऐसा है हमारा देश, ऐसा है हमारा देश, ऐसी है हमारी संस्कृति। मतलब पूरे दुनिया में जितना चीज है वो सभी चीज लगभग भारत में है, एक देश भारत में। और यही भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूरे दुनिया की चीजें समाई हुई है। भगवान भी इसी देश को चुनकर जन्म लेते हैं भाई। कृष्ण भगवान भारत में, राम भगवान भारत में, महादेव भारत में, भले अभी वो चाइना हड़प ले आए, लेकिन है भारत के हिमालय पर्वत पर। ठीक, उसके बाद देख लीजिए बैजनाथ धाम भारत में, मथुरा भारत में, द्वारिका भारत में। कितना पूछिएगा भाई, सम्राट अशोक जो जिनके छोड़े हुए जमीन पर अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान बसा हुआ है, वो भी जन्मे भारत में। बड़े बड़े योद्धा जन्मे भारत में, बड़े बड़े नेता जन्मे भारत में, बड़े बड़े वैज्ञानिक जन्मे भारत में। ऐसा है हमारा भारत। अब देखिए भाई, इतना तो हो गया। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, मतलब आप भूगोल में रुचि रखते हैं, जियोग्राफी में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब
जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपका विशाल जो ये विशाल हमारा देश विशाल जो है ये आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ये अंग्रेजों को बताया जा रहा है। ठीक, यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हर्ष और अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास की ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते। मतलब जितने भी वनस्पति विज्ञान में आए हुए हैं साइंटिस्ट लगभग भारत से निकल गए हैं, लगभग भारत से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। चैप्टर भाई काफी लंबा है, चलिए फिर भी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक आता है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान भी हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत की कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट में मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। ठीक, मतलब कुछ भी चीज हो आपको भारत से अच्छा कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए बात भाई, ये सब भारत के लिए इतनी बातें कही जा रही है, हम लोग को सुनना चाहिए। थोड़ा सा आपको हिला होगा कैमरा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। यदि आप निर्वंश विद्या में मतलब कोई वंश नहीं हो उस विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा, म्यूजियम लगेगा भाई भारत। अगर आप निर्वंश में अभिरुचि रखते हो, निर्वंश विद्या में। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों का खोज निकालने के लिए आपका फावरा आतुर हो उठेगा। मतलब भारत में और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारे बिहार में ही है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके लिए भी भारत में आना पड़ेगा। अरे नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगा दिया गया था मुस्लिमों के द्वारा, हालांकि हमको ये बात नहीं बोलना था फिर भी बोलते हैं, एक मुस्लिम शासक आए थे, चूंकि वो हमारे भारत के नहीं थे किसी दूसरे देश से आए थे, तो उनके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया था। और वो जो आग लगाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीना तक उसमें आग लगा रहा, आग बुझा नहीं। बताओ भाई, उसमें इतनी किताबें रखी गई थी, इतनी ग्रंथ थे तो उसको जो वहां से पढ़ के जाता था एक पर एक प्रकांड विद्वान निकलते थे। प्रकांड मतलब समझते हो, बहुत बड़ा विद्वान जिसे कहा जाता है उसे प्रकांड विद्वान कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के सब निकालते थे। चाइना से आदमी आते थे पढ़ने के लिए, तिब्बत से आते थे पढ़ने के लिए हमारे बिहार में। ऐसा था हमारा बिहार, लेकिन सब खत्म हो गया और फिर हमको इस बिहार को, इस भारत को उठाना पड़ेगा। और इसको उठाने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो आने के लिए तैयार हो जाइए भाई। ठीक, तो आतुर होगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियम, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे, बहुत मात्रा में उपलब्ध होंगे। ठीक, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। पहले भाई सोने से जो है ना, पहले ना घड़ा यानी कि मटका मिलता था। और अभी भी हमें याद है लगभग 8-10 साल पहले हमारे अगल बगल के जो गांव थे, ग्राम थे, वहां भी ये मिलता था। ठीक, तो चलिए भाई यहाँ तक तो हो गया। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भेजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। इसकी उसकी ये उम्मीद थी वारेन हेस्टिंग्स के कि वो जो है अगर ये सिक्का का जो घड़ा है भेजा देगा, कि अगर वो जो है ये सिक्का का घड़ा भेजा देगा
वो अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो उसको एक महान उदार व्यक्ति समझा जाएगा, इसकी उम्मीद थी वारेन हेस्टिंग्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वो जो है किंतु उस दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक ने उसका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उस मुद्राओं को गला डाला, मतलब उसको पिघला डाला। ठीक, और पिघलाने के बाद जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी होने ना दे। ये मैक्स मुलर जी कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसका जिम्मेदारी अब आप लोगों पे है। ठीक, हम लोगों पे सौंप के चले गए। दैवत विज्ञान पर, मतलब दैव के जो विज्ञान है, दैविक विज्ञान है, उस पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु किंतु यहाँ पर क्या हुआ कि किंतु बावजूद के इसके सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यथार्थ जितने ही सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र नहीं, कहीं नहीं। मतलब भारत में जितने अच्छे ढंग से जो है दैविक विज्ञान की जो स्थापना हो सकती है, वो कहीं और नहीं, दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकती है। ठीक, इसके बाद देखिए, नीति कथाओं के अनुसार नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को ही माना जाने लगा है। मतलब बौद्ध धर्म को अब किया जाने लगा है, दंत कथाओं के रूप में माना जाने लगा है हमारे भारत में। ठीक, दंत कथाओं के रूप में हमारे भारत में बौद्ध धर्मों को सुना जा रहा है, माना जा रहा है उस टाइम के समय में। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा, भाई कोई भी गधा शेर का खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता है, यही उस टाइम हो रहा था। ठीक, यही काम अंग्रेज कर रहे थे। ठीक, की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रेस्टिलस में मिलती है। तो यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति की कथा को भी ले सकते हैं जिसमें एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। भाई भारत से ले जाया गया तब तो यूनान में पहुंचा, भारत से अगर ये कहानी नहीं ले जाया जाता तो यूनान में नहीं पहुंचता। यहाँ तो सारा खेल अंग्रेज का किया धरा है। भारत में विदेशी आए, यहाँ से ले गए, सारा चीज उठा करके ले गए और हम लोग क्या है, मुंह देखते रह गए। देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 4वीं सदी में ही क्या हो गया, एस्ट्रीटिस की कहानियों में भी स्थान कैसे पा गई, सब क्वेश्चन बन रहा है। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। ठीक, हमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व की आई हो, पूर्व की ओर गई। तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। उस टाइम सोलोमन के टाइम जो आवागमन आने जाने की जो सुविधा वो आसान हो चुकी थी। ठीक, कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई। बाइबल जो की है कि बाइबल एक मुस्लिमों का एक बुक होता है। ठीक, मुस्लिमों का ग्रंथ होता है जिसे बाइबल कहा जाता है और लगभग अंग्रेज भी इसी बाइबल जो है जर्मनी के लोग भी यूज करते थे। ठीक, तो बाइबल में कहा गया, क्या कहा गया कि हाथी दांत, बंदर और मोर के चंदन के जो लकड़ी है वो निर्यात की जाती थी, मतलब लाया जाता था। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकते, भारत के अलावा किसी और देश से दुनिया के किसी भी कोने से नहीं लाया जा सकता था। हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन की लकड़ी, ये जो है भारत के अलावा किसी और देश से नहीं लाया जा सकता था।
और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध काफी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ जो है व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे। शाहनामा, ठीक, शाहनामा के रचना काल जो थे उसमें जो यूरोपीय लोग थे वो भारत के साथ जो है व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे। पहले जो है यूरोप में होता था क्या, जो व्यापारी लोग थे पहले यूरोप में, ठीक, तो वहां पर ओनली फॉर ओनली ज्यादातर ज्यादा व्यापार चलता था। तो आप लोग को ध्यान में ये बात रहना चाहिए। आपसे कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुचीहुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। भारत में इतने विदेशी आदमी आए, इतने आक्रमण हुए, सोचो उस टाइम इतना आक्रमण हुआ, फिर भी भारत अभी लगभग कई देशों से आगे चल रहा है। ठीक, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम तथा जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इसके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये कह रहे हैं मैक्स मुलर जी कि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको भारत के जो कानून दिया गया है, इतिहास जो है उसको पढ़ लेना चाहिए कि भारत के इतिहास में क्या कानून था। ठीक, तो अब देखिए भाई, उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत तथा प्रथा को समझने समझाने का भी बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। मतलब भारत में जो प्राचीनता जो है उसको समझाने का भी बहुत बड़ा क्षेत्र उपस्थित है भारत में। ठीक, इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छह मान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। भारत जो है बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। और पारसियों के जरथुरुस धर्म की यह शरण स्थल है। पारसी को शरण दिया था भारत ने। सोच लो कैसा है भारत। और आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। ठीक भाई, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान, वन शॉट में खत्म करना है तो भाई वन शॉट में खत्म करना है। भारत में आप अपने आपको सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में भी सुलभ हो सकते हैं। आप आज किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, मतलब जलने वाली कोई बड़ी समस्या ले लीजिए। ठीक, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधि की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने कोई योग्य ऐसा कोई बात न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा, मतलब भारत में जो है सब कुछ मिलेगा। इनके कहने का मतलब पूरा सारांश अगर आएगा तो भारत में सब कुछ मिलता है, बस इतना सारांश आएगा। अब बस इसको पढ़ना है। ठीक, तो संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम
सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाली पाठ की प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकता है। कहाँ? भारत में। ठीक, मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्म रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। भारत पहले स्थान पर ही रहेगा। किसमें? मानव मस्तिष्क के इतिहास के अध्ययन में। उस टाइम कहे या फिर अभी कहें, वो पहला स्थान पर रहेगा। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो, अथवा पुरातत्व विज्ञानों का, किसी भी चीज का हो, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या न चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत आज केवल भारत में ही संचित है। ठीक, यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों को पढ़ाए जाने वाले इतिहासों में सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उस जर्मनी में अगर पढ़ाया जाए तो भारत के इतिहास की बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। बहुत प्राचीन भाषा है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत स्वार्थीशाही क्यों है? तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ग्रीक जो कि पुराना भाषा है, उससे भी पुराना भाषा संस्कृत है। ठीक, जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है, उसी में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है, और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। मतलब कभी किसी शब्द को समझने के लिए लैटिन का सहारा लेना पड़ता था, और कभी किसी शब्द को समझने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था पहले। ठीक, तो और कभी सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन ऐसी ट्यूटोनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक जो संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, इस रहस्य को जो है, यह रहस्य बना ही रहा। इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भविष्य भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। मतलब कई ऐसे लोग खड़े हो गए जो मूल भाषा के विपरीत हो गए, जो भाषा विज्ञान था उसके विपरीत हो गए। कई ऐसे लोग खड़े हो गए, किंतु जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। मतलब सभी भाषाओं की सबसे बड़े भैया जो है संस्कृत ही है, और कोई नहीं है। ठीक, संस्कृत भाषा से ही सभी भाषा निकली है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस शब्द एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त का आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस और स्कोटिक भाषा के एंग्लो शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हो। अग्नि भाई संस्कृत भाषा है, आग जो है उर्दू भाषा है। ठीक, आग उर्दू भाषा है और अग्नि संस्कृत भाषा है।
दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। दूसरे क्षेत्र में वही शब्द क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है। कल्पना कीजिए यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग, मतलब पहले के जो लोग थे जिसे आर्य लोग कहा गया, वो लोग की अगर उन लोगों की कल्पना करें तो क्या है कि उनमें विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे क्या कहा गया, मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लेवानिक में मैस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। मतलब मूस, मूसा से डायरेक्ट मूस 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 निकल गया, मतलब चूहा को मूस ही कहा गया किसी भाषा। तो भाई भाषा निकल कहाँ से रही है, संस्कृत से। कोई भी भाषा निकल रही है तो संस्कृत से निकल रही है, संस्कृत से मैच कर रही है। और सभी के जो भाई रे भैया है, बड़े भैया नहीं मतलब बड़े भैया, सभी भाषा के बड़े भैया संस्कृत भैया। ठीक, संस्कृत जो है सभी भाषा के सबसे बड़े हैं, सबके अग्रज हैं, सबके बड़े हैं, सबके अग्रज है, सबसे बड़े भैया है संस्कृत भाषा। ठीक, सभी भाषा के बड़े भैया है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा से ही लगभग सभी भाषा निकली हुई है। अब देखिए, तो कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। ठीक, इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पिचकारी के हमारे सामने था। पिचकारी चित्र की भांति आर्युक विभाजन से पूर्वी सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता था और बनाया जा चुका है, पहले बनाया भी गया है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी के बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। यदि अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी, और यह भी उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रभावों के उतार चढ़ाव से घिस मझ कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक एस्मि जैसी यौगिक मतलब जोड़ा हुआ भाषा क्रियाएं मिलती है, यौगिक क्रियाएं मिलती है, मतलब जोड़ने की क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ, मेरे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ जहाँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उड़ता या उत्पन्न होता हूँ, मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले हो मिल जाए, किंतु अस्मि मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों और दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है, पढ़ने वाली है। ठीक, अब देखिए, एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। ठीक, और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से यही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन, एंग्लो मतलब आग है, ठीक, एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना ही कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती, कोई भाषा नहीं सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कलीन ने बताया कि
भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है, ये सोचे मैक्स मुलर जी ने, और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिए, मतलब ब्लैक बोर्ड पर। श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर, ठीक। ब्लैक बोर्ड आप लोग के स्कूल में होगा, पर अब तो ब्लैक बोर्ड लगभग कई स्कूलों में हटा दिया गया है, व्हाइट बोर्ड लगा है। हालांकि हमारे टाइम में तो भाई था ब्लैक बोर्ड, मतलब यहाँ व्हाइट बोर्ड बता रहे हैं, तो ये व्हाइट की जगह पर ब्लैक बोर्ड आता, ठीक। तो क्या उसी को श्याम पट कहा जाता है, ठीक। तो श्याम पट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा भाई, चरण में स्पर्श करना ही पड़ा, अपना सर झुकाना ही पड़ा उनको। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धाराएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है। कल्पना कीजिए किसी छोटी छोटी प्रलय और भौगोलिक उथल पुथल के कारण अभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी भी ही अंग्रेजी भाषा और उनका साहित्य विद्यमान था, तो मैं आश्चर्यभूत होंगे। वो मैं नहीं, वो भाई वो जो है अमेरिकन जो है वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ठीक। और आश्चर्य में पड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि भाई 17वीं सदी में हमारी अंग्रेजी भाषा थी, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ठीक। आश्चर्यचकित मतलब अचानक हकचका जाना, ठीक, उसे आश्चर्य हो जाना, ठीक, उसे को आश्चर्यचकित कहा जाता है। यहाँ पर आश्चर्यभूत होना मतलब आश्चर्य हो जाना, ठीक। संस्कृत की खोज हमारे लिए आज ठीक वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत एक तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन में हमारे लिए बस इतना ही क्या हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है और जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। संस्कृत के बिना अभी तक जो निष्कर्ष निकला है भाषा विज्ञान में, वो जो है संस्कृत के बिना नहीं निकल पाता और कदापि नहीं निकल पाता था। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है, यह बात वो जान जाता है और उसे जानने के लिए संस्कृत भाषा की जरूरत पड़ेगी, ठीक। चलो भाई, जब हम पूर्व से आए हैं हमारे जीवन में जो भी कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था। अभी से तो 200 वर्ष हो जाएगा भाई, 300 वर्ष, उस टाइम 100 वर्ष हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज से प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन
किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। जिस भारत की यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ, सर विलियम जेम्स को जिस आनंद का अनुभव हुआ था, वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। मतलब उसको जो है निर्वाचन नहीं किया जा सकता, उसको बोला नहीं जा सकता, ऐसा था उनका अनुभव था। ठीक, एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों के दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म राज्य सरकारों कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं, ये मैक्स मुलर साहब कहते हैं। ठीक, भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी तक न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है और उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी, उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। भाई हमारा भारत स्वर्ग है भाई, ऐसा स्वर्ग है भाई। विदेशी आदमी आकर के बता रहे हैं स्वर्ग है, तो हम लोग को भारत समझ लो कितना अच्छा सौभाग्यशाली है हम लोग कि भारत जैसे देश में जन्म लिए और एक समझ लो कि स्वर्ग में जन्म लिए। और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसी ही हो सकती है यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी एक नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ विशेष नहीं रहा। सिकंदर भाई ऐसा राजा था जिसको क्या हुआ कि पूरे दुनिया जीत गया, लेकिन भाई वो सिंध नदी पार नहीं कर पाया और भारत ही एक ऐसा देश बचा था पूरी दुनिया में जिस पर सिकंदर ने विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और वो हमारे देश के महान शासक पोरस की कहानी कई लोगों को मालूम है और कई लोगों को नहीं मालूम है। पोरस की वजह से पोरस ने उसे धूल चटा दिया था और पोरस के गुरु थे चाणक्य जी और पोरस ने मिलकर सिकंदर को धूल चटा दिया था, जो कि विश्व विजेता सिकंदर था। उसको भारत से लौटना पड़ा, भारत को नहीं जीत पाया था। ठीक है भाई, तो आज का क्लास मुझे तो भाई मजा आ गया। आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया? भारत के बारे में इतना अच्छी बातें कहे मैक्स मुलर जी ने, तो हमें तो भाई भारत के लिए इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली। मुझे भाई मजा आ गया। दिल से शुक्रिया मैक्स मुलर जी को, जहाँ कहीं भी हो। हालांकि वो स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग में ही दिल से शुक्रिया। चलिए भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ तक अगर आप क्लास किए हैं तो। ठीक, तो भाई लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।